ऐसा पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या जादू है जो जो उल्टा प्रोडक्ट आ गया, एंटी मार्कोनिक लग गया, नेगेटिव पार्ट कम वाले एच कम एच वाले सी पे जाने के बजाय ज़्यादा एच वाले पे चला गया, है ना। तो देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे है, क्या है। तो पेरोक्साइड के नाम पर सपोज हमने ये वाला पेरोक्साइड ले लिया, कोई इतना पता है पेरोक्साइड में वो सिंगल बॉन्ड होता था। तो ये डॉट और ये डॉट दो आर ओ डॉट बन जाएंगे क्या। तो ये आर ओ डॉट परेशान परेशान से दुखी दुखी से होंगे या सुखी सुखी से होंगे, क्योंकि इनके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब जो ये जो एच बी आर है, एच बी आर जो होता है उसमें ऐसे डॉट बॉन्ड होता। सचमुच में तो दोनों डॉट अगर बॉन्ड टूटने की बारी आए तो बी आर पे जाना चाहिए, क्योंकि बी आर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन अब फ्री रेडिकल को तो प्लस माइनस नहीं चाहिए, फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल ही चाहिए। तो ये डॉट किसकी है, एच की। तो ये एच पे चली, बी आर की डॉट बी आर पे चली, तो क्या फिर से होमोलिसिस दे दिया सर। तो इधर क्या आ गया, आर ओ एच, और इधर क्या आ गया, बी आर डॉट। अब ये बी आर डॉट दुखी चीज हो गई, और हमारा मेन रिएक्टेंट जो था वो प्रोपीन था क्या। अब ये डॉट इस पे जाने की सोचेगा और ये वाला डॉट इस पे जाने की सोचेगा, क्योंकि उसे फ्री रेडिकल को वेलकम करना। तो देखना क्या ये सीन बना। दोनों एक से क्यों बना दिया आपने। अब ये दोनों में से एक में तो बी आर यहाँ आके लग गया, दूसरे वाले में बी आर यहाँ आके लग गया, दोनों पॉसिबिलिटी थी। अब इन दोनों में से एक बंदा मेजर प्रोडक्ट होगा, और आप बता सकते हो कौन मेजर प्रोडक्ट होगा बड़े आराम से सोच के। मैंने इंट भी दे दिया, क्योंकि कार्बन फ्री सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में टर्शरी मोस्ट स्टेबल होता था। अब टर्शरी तो यहाँ आया नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन ज़्यादा स्टेबल होता था, सेकेंडरी। तो ये मोस्ट स्टेबल होगा तो ये ज़्यादा बनेगा, ये पहले बनेगा। लेकिन दुखी तो अब भी है। अब एक नए एच बी आर को बुलवाएगा। अब उस डॉट को देख के ये एच बी आर भी एस फ्री रेडिकल टूटेगा, तो यहाँ से जो एच डॉट निकला वो वहाँ पहुँच गया, और वो क्या बन गया, CH3 CH2 बी आर। और इधर कौन रह गया, बी आर, सॉरी बी आर डॉट। अब ये बी आर डॉट क्या करेगा, ये एक नया प्रोपीन ढूंढेगा, नए प्रोपीन पे धावा बोल के ये बनाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये एक नया एच बी आर ढूंढेगा, उसमें से एच खा जाएगा, नया बी आर डॉट पैदा हो जाएगा, वो बी आर डॉट फिर एक नए प्रोपीन होगा, चेंज चलती रहेगी जब तक रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो ये साहब क्या हो गए, बोलो क्या हो गए। और ये किसके अकॉर्डिंग है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग है, एंटी मार्कोनिकॉफ के। बी आर का जो नेगेटिव पार्ट है, इनफैक्ट जो नेगेटिव पार्ट है वो उस एच पे लगा हुआ है, जिसपे उस सी पे लगा हुआ है जिसपे ज़्यादा एच है। यहाँ से पहले सोचो ना, इस पे ज़्यादा एच थे, इस पे कम एच थे, इस पे लगाओ। आगे आ गया, बताओ कौन से स्टेप पे नहीं समझ आया। देखो यहाँ ये बी आर डॉट जनरेट हो गया था, आपका मेन रिएक्टेंट कौन था, इसी पे तो आप एच बी आर ऐड करा रहे थे। तो अब इस बी आर डॉट के सामने प्रोपीन है, तो बी आर डॉट इस प्रोपीन से क्या कहेगा, मेरे वेलकम में सी डॉट तैयार करो, मैं तो सी डॉट पे अटैक कर सकता हूँ। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो वीक होगा। वीक बॉन्ड कौन होता है, सिग्मा या पाई। तो पाई वाला बॉन्ड टूटा, ये डॉट चला सी पे और ये डॉट चला इस सी पे, तो यहाँ भी डॉट यहाँ भी डॉट। अब बी आर डॉट इस डॉट पे अटैक कर जाए तो ये बन जाए, और इस वाले पे कर जाए तो ये बन जाए। दोनों के बनने की संभावना, इनफैक्ट दोनों बनेंगे भी, लेकिन ज़्यादा ये वाला क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल सेकेंडरी है और यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल प्राइमरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़्यादा स्टेबल कौन होता था, सेकेंडरी। याद आ गई ये बात। अब ये ऐसे बोलो सुन जी, याद आई नहीं आई ये बात। अब ये ऐसे तो बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अभी भी सी डॉट है, तो इसने किसको इन्वाइट करा, तो एक नए एच बी आर को। तो एच बी आर डॉट को देख के वो भी फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, एच डॉट और बी आर डॉट, ये हाफ एड एरो है। तो अब यहाँ से एच डॉट यहाँ पहुँचा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 बी आर, और कौन रह गया, बी आर डॉट। अब बी आर डॉट किसकी तलाश में लग जाएगा, एक नए, और फिर से सिलसिला चलता रहेगा जब तक एच बी आर और प्रोपीन अवेलेबल है। एच बी आर या प्रोपीन मिलने बंद हो गए, रिएक्शन वहीं टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये जो है कल लिखवा दिया था, पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली विद एच बी आर होता है,
अब क्वेश्चन कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में अलग अलग तरह आ चुका कि भाई ओनली विद HBr ही क्यों होता है। तो HBr HCl ये 3 सीक्वेंस हैं। इस सीक्वेंस में अगर बॉन्ड एंथैल्पी देखें तो इसकी सबसे ज़्यादा है, तो ये तो टूट नहीं रहा, हाई बॉन्ड एंथैल्पी। तो RO डॉट में इतना दम नहीं था कि वो HCl का बॉन्ड तोड़ सके, तो HCl में तो इसलिए नहीं हुआ। तो आपको हो गया HI में तो फिर और जल्दी होना चाहिए, क्योंकि HI का बॉन्ड तो HBr से भी वीक है या नहीं। लोएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी बट I डॉट, तो इसमें से जब RO डॉट के सामने HI आएगा तो क्या बनेगा, ROH और I डॉट बनेगा या नहीं। अगर मैं यहाँ HI ले लेता हूँ, तो RO डॉट बड़ी आसानी से, इससे भी ज़्यादा आसानी से उस बॉन्ड को तोड़ देगा और ROH और I डॉट बना देगा, क्योंकि HI की बॉन्ड एंथैल्पी तो सबसे कम है। बट ये I डॉट जो बना, ये I डॉट हमारे साथ बदमाशी कर गया। बट I डॉट फॉर्म्ड combine with itself to form, तो I डॉट एक नए प्रोटीन पे जाके धावा बोलने के बजाय अपने साथ ही मिलके क्या बना लेता है, 2 I डॉट आपस में गले मिलके I2, तो वहाँ I2 बन के रह गया, ये सब बना ही नहीं। समझे क्या, धोखा दे गया ये। तो अब ऑर्गेनिक में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं जो आपको फिजिकल में यूजुअली देखने को नहीं मिलेंगी, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब एक्सपेक्टेड के हिसाब से जिसने बंदा ने नहीं पढ़ा वो तो यही कहता रहेगा भाई सबसे मुश्किल HCl से, चलो HCl की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई थी इसलिए नहीं होगा, तो HBr से होगा, तो HI से तो और आसानी से होना चाहिए। पता चला वहाँ I डॉट जो बना वो एक गच्छ का मार गया। डन, आगे बढ़ जाएं। बोलो मैडम कोई सी, हाँ जी। हाँ तो मैडम यही तो बात हुई कि वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल में तो दोनों बॉन्ड एक पे जाते थे और जिससे C+ और C नेगेटिव जनरेट होता था। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसकी प्रेजेंस में हो रहा, पेरोक्साइड की HBr तो है ही, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की। तो इस पेरोक्साइड ने सारी दुनिया बदल दी। पेरोक्साइड बोला मैं RO डॉट में टूटूंगा, अब मैं RO डॉट में टूटूंगा तो मैं यहाँ Br डॉट जनरेट करूँगा, और जब Br डॉट जनरेट हुआ तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का केस नहीं बचा, वो किसका केस बन गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। तो हमने जब मार्कोनिकॉफ रूल बनाया तो वो केस था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, यानी इसमें कौन पहले अटैक कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल, जिस वजह से वहाँ क्या बन रहा था, कार्बोकेटायन। लेकिन यहाँ पर कौन अटैक कर रहा है, Br डॉट। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके दौरान कार्बोकेटायन कार्बोनायन नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे, तो जवाब है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस से वहाँ रास्ता पाथ चेंज हो गया, मैकेनिज्म चेंज हो गया और वहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ गया। इसलिए हमने यहाँ क्या कहा था, इन स्पेशल केसेस एल्कीन्स के बारे में, अंडरगो फ्री रेडिकल एडिशन ऑल्सो। ठीक है, और इसी आपके कहने से चलो ये याद आ गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी मैंने कहा था, ये हमारे कोर्स में नहीं है, मैं बता दूंगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का क्या किस्सा है, अगर आपको ये मिल जाए तो ये प्रोटीन है, इसकी रिएक्शन NBS से करवा दो। ये UPTU के एंट्रेंस एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। NBS होता है N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड में ब्रोमो होता है, वो Br डॉट देता है। क्या देता है, अब Br डॉट क्या करता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है ना, वहाँ से H डॉट नोच लेती है, छीन लेती है। तो यहाँ से जब H डॉट हट जाएगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा या नहीं। और ये फ्री रेडिकल देखो ध्यान से, रेजोनेंस स्टेबलाइज है या नहीं। ये डॉट पाई बॉन्ड के इस डॉट से बोलता है तू उस C का चक्कर छोड़, तू और मैं बॉन्ड बनाते हैं, तो देखना ये C बन जाएगा क्या। सचमुच में तो दोनों एक से दिमाग लगाओ। तो अब चाहे तो आप इस पे Br डॉट चिपका दो, चाहे इस पे Br डॉट चिपका दो, प्रोडक्ट तो यही है ना। तो हम क्या याद रखते हैं उसमें, NBS में सब्स्टिट्यूशन हुआ, H डॉट हट के Br डॉट आया या नहीं, H3 का 2 रह गया। तो अब सब्स्टिट्यूशन हुआ, और कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ या नहीं। और कहाँ हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे। तो ये स्पेशल केस में यहाँ क्या हो गया, और आप इसे Br2 हीट कर दो हाई टेम्परेचर पे तो भी यही सीन होता है। तो क्या याद करो, Br2 हीट लाइट से तो Br डॉट बनता है। अब Br डॉट कहाँ जा रहा है, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन पे, तो सब्स्टिट्यूशन का केस या नहीं। तो ये हमारी कोर्स में नहीं है।
अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्स। तो अब क्या हो ऑक्सीडेशन में, अगर आप रिएक्शन डाइल्यूट एक्वस KMnO4 से कर रहे हैं, डाइल्यूट एक्वस KMnO4 समझ गए, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, एक्वस तो समझ गए, और डाइल्यूट मतलब पानी बहुत ज़्यादा हो। तो इस डाइल्यूट एक्वस KMnO4 को हम बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। अब पानी बहुत सारा है तो H2O तो वहाँ होगा, और ये हमने 10th में ही पढ़ लिया था, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपनी जेब से क्या निकाल के दे सकता है, निसेंटो। तो इसमें एक H और एक OH है, तो एक H जो था वो इसको खा ले तो वो भी क्या बन जाएगा, तो कितने OH हो जाएंगे, 2 OH हो जाएंगे। एक OH इस पे आगे चिपक गया, एक OH इस पे आगे चिपक गया, तो इसको क्या कहें, इथेन 1,2 डायल। इसका कॉमन नेम ग्लाइकॉल है, और ये आपसे क्लास 10th में मिलने आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में। इसको ग्लाइकॉल भी कहते हैं, इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं। तो ग्लाइकॉल वर्ड जब यूज़ होता है जब एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH लगे हो, एक OH एक पे, एक OH एक पे। इथाइलिन है तो इससे बना, इसलिए इसका कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकॉल भी है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब ये बेयर्स रिएजेंट जो है KMnO4 जो है कलर्ड होता है, तो अब यहाँ क्या होगा, गेट्स डीकलराइज्ड। बताओ क्यों, KMnO4 ने जैसे ही अपनी जेब से O दे दिया होगा, वो KMnO4 तो नहीं रहा होगा, कुछ और बन गया होगा, और जैसे वो कुछ और बन गया कलर गायब। तो इसे भी एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर एल्कीन यूज़ कर सकते थे क्या। अब अगला बढ़िया किस्सा देखो, बहुत ही बढ़िया सी बात है अगर पकड़ पाते हो तो। क्या ये तीनों एल्कीन हैं, वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही हैं, बोलो। तो मैं इसको बोलूँ तो बोलूँ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, दोनों को जानते हो आप, 10th में दोनों से मिले हो। एसिडिफाइड पोटेशियम नाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इस पे भी इन दोनों में से कोई ले लो, और इस पे भी इन दोनों में से कोई ले लो। अब जो मैं बात बोलूँगा वो ज़रा अजीब सी है, इसलिए ध्यान से सुनना। क्या करेंगे आप, जब भी एल्कीन और KMnO4 एसिडिक या K2Cr2 एसिडिक मिले, जहाँ डबल बॉन्ड है उसे काट दो अपने दिमाग में, एक O एक उधर दे दो, क्या क्या बन गया देखना। क्या एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, बोलो, ये एसीटोन और ये एसिटल्डिहाइड। अब इसको काटो इसी तरह, इधर हो दो, क्या क्या बना, 2 एसीटोन क्या, इसको काटो, क्या क्या बना, 2 एसिटल्डिहाइड क्या, इसको काटो, क्या बना। सांस नहीं आ रहा क्या, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, पक्का। अब ये बता दो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, सही बोल रहे हो, घबरा क्यों रहे, कोई ये नहीं होगा क्या, एक को इधर दे दो, एक को इधर दे दो, ये नहीं हुआ, ये कौन है, आपने सही बोल दिया, ये कौन है, SCHO, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनल, नहीं जानते क्या मिथेनल फॉर्मल्डिहाइड को। अब यहाँ किस्सा ये है कि ये नहीं मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना बड़ा आसान होता है, तो यहाँ पे तो आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट रखा हुआ, तो क्या होगा, ये C, ये O और एक O और क्या बन गया, CO2। ये कहाँ से आ गया समझ गए, KMnO4 से। फिर ये दोनों H और एक O और क्या बन गया। तो मैं आपको जो बात सिखाना चाह रहा था वो समझो ध्यान से, क्या है कि ये तो एसीटोन पे अटक जाएगा,
ये एसिटल्डिहाइड नहीं बनेगा, ये की जगह एसिटिक एसिड बनेगा। अब कुछ याद आ गया क्या मेरा पढ़ाया हुआ? ये एसिटल्डिहाइड नहीं बनेगा, ये 2 एसिटिक एसिड बनेंगे। किसी को याद आया कुछ? ये एसिटल्डिहाइड नहीं बनेगा। हाँ, जब आपको वो लिखवा के बनाया था एल्केन के ऑक्सीडेशन से एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो आप जहाँ जहाँ एल्डिहाइड बना वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब यहाँ भी एल्डिहाइड ही बना था, उसे क्या बन जाना चाहिए था? HCOOH। लेकिन इन सब में जो HCOOH है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो HCOOH जो बना उसने एक O खाया, ये तो बन गया CO2, और ये दोनों H O खा के क्या बन गए? H2O। तो यहाँ एसिड भी नहीं है, बस इधर 2 कार्बन वाला तो एसिड और 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड नहीं, सीधा। और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन बड़ी मुश्किल से होता है, तो जो कीटोन बन जाता है वो कीटोन पे अटक जाता है। तो इसमें दोनों साइड कीटोन बन गए, तो कीटोन पे अटका रह गया। जो एल्डिहाइड बन गया वो। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर फॉर्मिक एसिड बन गया तो ठीक है। तो अब देखो ये फिर से याद रखने का मुद्दा हो गया नहीं? तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थोड़ी सी मुश्किल है, और को अगर 3-3 बार लिख के देख रहे हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को 5-5, 10-10 बार लिख के देख लो, बोल बोल के साथ में। ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन की रिश्तेदार है। इसमें 2 स्टेप होते हैं, एक एडिशन ऑफ ओजोन जिससे क्या बनता है? ओजोनाइड, और फिर इसका H2O जिंक डस्ट या जिंक डस्ट H2O से रिएक्शन कराते हैं। ये पूरा का पूरा एक साथ क्या कहलाता है? ओवरऑल ओजोनोलिसिस। तो झोपड़ी तो बनाई होगी बचपन में कभी, कितनी गंदी ड्राइंग रही हो। ऐसे ही बनानी शुरू कर देते क्या, और फिर ऐसे बना देते थे। बनाई ना सबने, किसने इससे सुंदर बनाई होगी, कुछ ने इससे गंदी बनाई होगी। तो झोपड़ी का गेट तो ये है ना, बस मैं इसे झोपड़ी का गेट कहूँगा इसे। कोई दिक्कत? अब देखना ओजोनोलिसिस सबको आ गया नहीं आ गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये एल्कीन है? क्या ये भी एल्कीन है? दोनों की मुलाकात ओजोन से हुई, दोनों में हमने ओजोन ऐड कराया। तो देखना झोपड़ी का गेट बन गया क्या? कहाँ बना? जहाँ डबल बॉन्ड है। अब दूसरे वाले में इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ना, इन दोनों के बीच में झोपड़ी का गेट बना दो। अगर हाथी है, अगर हाथी, तो इसका नाम हाथी ओजोनाइड, इसका नाम प्रोपीन है इसलिए प्रोपीन ओजोनाइड। इसका नाम बता सकते हो क्या? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन ओजोनाइड। तो बड़ा अच्छा है इसका नामकरण तरीका तो, और मज़ा तो अभी आएगा, सबसे ज़्यादा मज़ा तो अभी आएगा आपको। लो इससे तो आसान कुछ भी नहीं था सर, आप बेकार ही हमारा बुद्धू बना रहे थे। अब ये ZNO और H2O आया, हीट वीट भी लिखा जाता है कहीं जगह। तो देखो ये झोपड़ी का गेट है, ये दीवार गिर गई, ये दीवार भी गिर गई, और ये छत जो है उड़ गई। किसके साथ? H2O के साथ। क्या बनाने के लिए? H2O2। ये दीवार भी गिर गई, ये दीवार भी गिर गई, ये छत जो थी ये H2O के साथ उड़ गई, H2O2। अब जो ये दीवार गिर गई इस पर ध्यान दो आप। तो CH3 CHO, इधर का बॉन्ड और इधर का बॉन्ड टूट गया है नहीं? तो ये जो टूट गए बॉन्ड इन दोनों से आपस में जुड़ गए। तो ये कौन है? कंपाउंड का नाम बोलो। और इधर ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो इन दोनों में डबल बॉन्ड आ गया। कौन है? मिथेनल। बताइए निकिता सैनी जी आया है नहीं? अब यहाँ पे भी जब ये दीवारें गिर गई तो क्या क्या बना? इस साइड क्या बना? ध्यान दो। एसीटोन है या नहीं? और ये भी एसीटोन है या नहीं? तो 2 एसीटोन मिल गए। ये OH2O के साथ भाग के क्या बन गया?
आप कहोगे तो बड़ी मेहनत कराई आपने, पहले ओजोनाइन बनाया, फिर ये बनाया, वो बनाया, तो देखो कितना आसान था। जहाँ डबल बॉन्ड है काट दो, एक को एक उधर दे दो, यही है क्या? इसे काट दो, एक को एक उधर दे दो, यही है क्या? ये तो कुछ कुछ ऐसा सही है। इसमें बस क्या हुआ था, जो एल्डिहाइड बनता था कीटोन को कीटोन पे अटका देते थे, लेकिन जो एल्डिहाइड बनता था उसका एसिड बना देते थे। इसमें नहीं करते, इसमें एल्डिहाइड को एल्डिहाइड पे अटका देते हैं ZnH2 के साथ। बोलो। अब आपसे कहा गया विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स एसीटोन, एसिटल्डिहाइड एंड ग्लाइऑक्सल। हमने तो ग्लाइऑक्सल का नाम नहीं सुना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है ग्लाइऑक्सल। इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो ये भी COOH बन जाएगा, ये भी COOH बन जाएगा, उसे आप जानते हो ऑक्सैलिक एसिड। हेलो, ये कौन है? बोलो, ये कौन है? ग्लाइकॉल, ये ग्लाइऑक्सल, और ये ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही बता दिया इस क्वेश्चन से, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ऑक्सैलिक एसिड तो जानते थे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पे। रिडॉक्स चैप्टर में भी आया था, इसी रिडॉक्स रिएक्शन कराई थी KMnO4 से। अब बताओ सर, ये क्या है? गिव एल्कीन विच इज डिसेंडेंट। An alkene on ozonolysis gives CH3CH identify it। पता नहीं चला ना कुछ भी। वन टू थ्री, देखो आप कहोगे तो बड़ा आसान था, हमें तो दिमाग में नहीं आया। एक एल्कीन ओजोनोलिसिस से एसीटोन और एसिटल्डिहाइड देता है, तो ये होता है ना एसीटोन। बोलिए दिशा जैन जी, ये होता है एसीटोन और एसिटल्डिहाइड या नहीं? हाँ बस ये वो एल्कीन है। अतिशा जैन जी बोलो, इस एसिड एल्कीन का ओजोनोलिसिस करने से ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यही तो सीखे थे, जहाँ डबल बॉन्ड को काट दो, एक इधर एक इधर दे दो। अब सॉल्यूशन फर्स्ट, उसने क्या क्या दिया था? एक एसीटोन, एक ग्लाइऑक्सल। अब ये मेरी होशियारी, उसने ग्लाइऑक्सल सबसे आखिर में कहा था, लेकिन मैंने उसे बीच में रखा क्योंकि इधर भी हुआ है, इधर भी हुआ है, और एक एसिटल्डिहाइड। बोलो हाँ या नहीं, क्या करना है अब? इतने बड़े बड़े बॉन्ड बना के आना, पेपर में तो आएंगे नहीं आपके क्वेश्चन, है तो मैं एंट्रेंस के दौरान। तो इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं चाहे तो, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 2,4 डाइइन 2 मिथाइल। अब जल्दी से अपनी कॉपी उठा के उसमें सेकंड वाला कर दो। अब देखो आप हो गए तो कुछ नहीं था, हम क्यों नहीं सोच पाए। देखना ये और ये सेम है क्या? दोनों के डबल बॉन्ड आमने सामने हो गए। नाम बताओ कंपाउंड का।
साइक्लोपिडिन नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ से काटो, एक इधर एक इधर, उसे खोल के लंबा कर दो, बन गया। आसान था ना बहुत। अब उसको क्वेश्चन टेढ़े कर दिया, बना लिया था। आरफ में ही सही, बढ़िया बात है सर, किसने बना लिया था? गुरमृत जी, बढ़िया बात है फिर तो, बहुत बढ़िया। तो देखिए नेक्स्ट, सॉरी, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? जब 2 लोग एक साथ मर जाएं तो डाइमर, 3 साथ एक साथ मर जाएं तो ट्राइमर, और बहुत सारे एक साथ मर जाए तो जब सुनामी भूकंप वगैरह आता है, वॉर होती है, तो पॉलीमर। तो ये कितनी थी ना, आपस में जुड़ते चले गए। दिस इज पॉलीथीन, सचमुच में पॉलीइथीन। इथीन बार बार जुड़ा इसलिए क्या नाम। अब अमेरिकन भाषा में मोटे मोटे तौर पे प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही आ रहा है नहीं। पॉलीथीन, पॉलाई थोड़ी बोलते हो, पॉलीथीन आ गया। अब इसका लॉजिक समझना हो तो क्या है कि हमने इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल बगल रखते चले गए। अब ये बोला मैं अपना एक बॉन्ड तोड़ रहा हूँ तो ये दोनों दुखी हो जाएंगे। ये भी, मैं तो सिंगल बॉन्ड बन रहा हूँ तो ये भी साइडों में आ जाएगा, मैं तो सिंगल बन रहा हूँ ये भी साइडों में आ जाएगा, और ये साइड वाले एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे पहले से सेटिस्फाई करने के चक्कर में, या नहीं? तो लंबी लंबी चेन बन जाएंगी। उस चेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बना दिया इन्होंने। तो ये बॉन्ड गलती से नहीं निकले हुए ब्रैकेट के बाहर, जानबूझ के बाहर निकाले दिखाने के लिए कि ये चेन का एक हिस्सा है जिसमें ये चीज़ n टाइम्स रिपीट हो रही है। पॉलीथीन के यूज़ तो पता ही होंगे, या बताऊँ? पॉलीथीन से क्या बनाते हैं, बोलो? पॉलीथीन से क्या बनाते हैं? प्लास्टिक बैग्स, बकेट्स, क्रेट्स। ये कौन है? प्रोपीन। आपने इसे लंबा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि दिमाग में शरारत थी। बीच का पाई बॉन्ड तोड़ूंगा, एक साइड में निकाल दूंगा, फिर ब्रैकेट में डाल के होल डाल दूंगा। दिस विल बी पॉलीप्रोपीन। बोलिए श्रीनिम जी, आया कि नहीं? डन। पॉलीप्रोपीन को पीपी के नाम से भी बेचते हैं। मिल्क क्रेट्स, प्लास्टिक बकेट्स बनाने के काम आती है। हो गया? इसका मतलब चैप्टर तीसरे फेज में पहुंच गया। हाइड्रोकार्बन्स में क्या पढ़ना है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये जनरल फार्मूला होता है, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड सी जरूर होता है। C2H2 सबसे छोटा एल्काइन है जिसे एसिटाइलिन भी कहते हैं, और ये वेल्डिंग के काम आती है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिला के जब जलाते होंगे उससे जो फ्लेम उठती होगी, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उससे क्या कर सकते हैं? वेल्डिंग कर सकते हैं। आ गया? क्या ये चेन और पोजीशन आइसोमर बना सकते होंगे? बोलो। ढीले के पड़ जाते हो, ठीक है? खोलना, 1 मिनट होल्ड करो। दिस इज ब्यूट-1 दिस इज ब्यूट-2, ठीक है? और पोजीशन, ये तो पोजीशन हो गया।